हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमने बायोकेमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है और हमारा इससे पहले वाला विटामिन जो था वो विटामिन B1 था, थायमिन। और अब हम लेके आए हैं विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। हम आज की वीडियो में देखेंगे पूरा राइबोफ्लाविन के बारे में। जो भी बीपीटी में हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं। सिलेबस में हमें है कि क्लासिफिकेशन विटामिन्स की, उसके अलावा है इसमें किस तरीके से सोर्सेज क्या हैं, कोएंजाइम्स क्या हैं, आरडीए फंक्शन, इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जितना सिलेबस में दिया है बस उतना ही पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइबोफ्लाविन के साथ। राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन B2 है, इसको हम लोग राइबोफ्लाविन भी कहते हैं। इसको हम लोग B2R इस नाम से याद रख सकते हैं। B2R यानी B2 इसका जो है वो नाम है, कॉमन नेम है, और राइबोफ्लाविन इसका केमिकल नेम है। इसके अलावा जो ये एक वाटर सॉल्युबल टाइप ऑफ, हमने इससे पहले देखा था फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, दो टाइप्स के होते हैं हमारे विटामिन। ये वाटर सॉल्युबल है, एक्टिव फॉर्म इसकी FMN है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। अब देखो क्या होता है, अब ये चीज़ें जो है वो रटने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आई नो कि आप कंफ्यूज हो गए हो, FMN क्या है, FAD क्या है, इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री पार्ट देखें अपने इस राइबोफ्लेविन का, ये राइबोफ्लेविन क्या होता है आपको ऐसे याद रखना है। ये होता है डाई मीथेन आइसो ऑक्सल ओजेन, ठीक है, डाईमीथेन आइसो ऑक्सल एजेन, इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट। डाई मीथेन आइसो एक्सेलोजेन जो है वो एक कंपाउंड है, केमिकल है, उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, ठीक है। इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है हमारा राइबिटॉल। अभी राइबिटॉल क्या है, एक एक चीज जो है वो कंफ्यूजिंग है, आपको सिर्फ याद रखना है राइबिटॉल कुछ नहीं है, राइबिटॉल एक डेरिवेटिव है राइबोज का, ठीक है, राइबोज का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव यानी राइबोज से बना हुआ है ये राइबिटॉल। इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे राइबोफ्लेविन। इस राइबोफ्लेविन के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो ये बनेगा FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये हमारी एक एक्टिव फॉर्म है, यानी इस फॉर्म में हमें जो है वो, या कोएंजाइम की फॉर्म में जो है वो थायमिन हमें दिखता है। इसके अलावा इस FMN के साथ जब AMP एडेनिन मोनोफॉस्फेट जुड़ेगा तो ये बनेगा FAD, ये सेकंड एक्टिव फॉर्म है। हमारा जो राइबोफ्लेविन है वो दो उसकी एक्टिव फॉर्म्स हैं या कोएंजाइम्स हैं, FMN और FAD। ये इस तरीके से हमें याद रखना है। ये FMN और FAD हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हमारे काम आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो, उसमें FMN और FAD का जो है वो यूज होता है। ये इसकी एक्टिव फॉर्म थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन इसके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में हमारा FMN और FAD जो है वो इस्तेमाल होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जहां पे FMN और FAD हमारा यूज होता है। कौन कौन सी रिएक्शन है, कहाँ कहाँ पे ये FMN और FAD यूज होता है, वो हम लोग देखेंगे। हमारा FMN जो है वो किन रिएक्शंस में काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, दैट इज कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में हमारा FMN जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। यहां पे एंजाइम होता है NADH। NADH के साथ
प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता है FMN। ये रिएक्शन देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एक एंजाइम के साथ जुड़ेगा और रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स वन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या होता है, जब ये NADH हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NAD+ बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। यहाँ पे हमें FMN एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। ये पहली रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज हमारा एंजाइम है, इसके लिए भी हमें FMN की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर थर्ड मोनो अमीन ऑक्सीडेज, ये हमारा तीसरा एंजाइम है। इन 3 एंजाइम्स के लिए हमें FMN की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा FAD बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कॉम्प्लेक्स 2 रिएक्शन, जहां पे सक्सिनाइल को एंजाइम कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, इस जगह पे भी हमें जो है वो एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसको रिक्वायरमेंट होती है FAD की। दूसरी रिएक्शन जहां पे हमें FAD की जरूरत पड़ती है वो एसिटाइल को एंजाइम, ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है जिसको रिक्वायरमेंट होती है FAD की। तीसरा एंजाइम जो है वो है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, इस एंजाइम को भी ज़रूरत पड़ती है FMN की। ये हम लोग देख रहे हैं कि FMN और FAD जो है वो कहाँ कहाँ किस किस एंजाइम को रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा फोर्थ रिएक्शन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है, इसको भी FAD की ज़रूरत होती है। उसके अलावा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, इन एंजाइम्स को भी FAD की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस वाज FMN और FAD की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे होती है। फंक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में काम आता है, जैसा हमने देखा एनर्जी मेटाबॉलिज्म हेल्प्स कन्वर्ट कार्ब्स फैट्स प्रोटीन इनटू ATP। हमने अभी देखा जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके अंदर हमारा काम यही होता है कि हम लोग ATP बनाएं, और उसी का वही जो है वो FMN और FAD ने हमें दिखाया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करता है, हमने अभी देखा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड में इसका बहुत ज़्यादा रोल था। ये एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प्स रीजनरेट ग्लूटाथियोन। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखो हर एक टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट हमें ये चीज़ों का पता नहीं होता है। हमें टीचर पढ़ा लेता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये चीज़ें पता होगी, लेकिन हमें होती नहीं है पता। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में हर वक्त हर एक सेल कैंसरस सेल बनना चाहती है, यानी कोई भी हमारी बॉडी के अंदर सेल है वो चाहती है कि मैं कैंसरस सेल बनूं, मैं कैंसर फैलाऊं, लेकिन हमारी बॉडी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये इस सेल को कैंसर सेल बनने में रोकते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सेल कैंसर सेल बनना चाहती है इसको रोकते हैं, और उन्हीं में से एक एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन। ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, ये फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, दे कैन कॉज द कैंसर। हर सेल चाहती है कैंसर बनना, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स रोकते हैं इनको। मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर विटामिन्स, ये नीडेड होते हैं हमारे
मेटाबॉलिज्म, बाकी विटामिन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे राइबोफ्लेविन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन, विटामिन B3 जो कि विटामिन कम्प्लीटली नहीं होता है, उसके भी हमारे जो है वो कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन में हेल्प करता है हमारा राइबोफ्लेविन। मेंटेनेंस ऑफ स्किन, स्किन के मेंटेनेंस में हेल्प करता है, आई के मेंटेनेंस में और नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस में हेल्प करता है राइबोफ्लेविन। डाइटरी सोर्स क्या है इसका? हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी, मिल्क है हमारा, चीज़ हो गया, इस तरीके के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हमें जो है वो राइबोफ्लेविन देखने को मिलता है, अंडों के अंदर देखने को मिलता है, दालों के अंदर मिलता है और नट्स के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी एज सच हमें डेफिशिएंसी इसकी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कुछ विटामिन्स की कमी से के मिलने पर इसकी भी हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। कुछ हल्के फुल्के इसके हमें जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रैक्स एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ, माउथ के कॉर्नर पे आप लोग कभी कभी देखते हैं कट्स जैसे हो जाते हैं, सर्दियों के टाइम में मैक्सिमम होते हैं। केलोसिस उसको कहते हैं हम लोग। टंग के कभी कभी जो है वो रेड बहुत ज़्यादा हो दिखती है, उसकी वजह वो भी इसकी वजह से इची या स्केली स्किन्स, आई इरिटेशन और फटीग भी देखने को मिल सकता है। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? RDA, यानी कितना होना चाहिए मिनिमम, हमारी बॉडी में इतना होना ही होना चाहिए। एक एडल्ट मैन में 1.3 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, एक एडल्ट वुमेन में 1.1 मिलीग्राम पर डे और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में 1.4 टू 1.6 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। अब हमने अभी से पहले भी एक विटामिन देखा, उसमें भी हमने देखा कि हर जगह प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो है उसको ज़्यादा ही चाहिए बाकी नॉर्मल इंसानों से, बाकी नॉर्मल इंसान से उसको हर एक विटामिन जो है वो ज़्यादा ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक और भी बॉडी पल रही है, खुद तो माँ पल ही रही है, उसके अलावा एक और भी बॉडी उसके अंदर पल रही है। और अगर एक चीज़ को, एक इंसान है उसको अगर कोई चीज़ खानी है तो वो इजीली उस चीज़ को खा सकता है, लेकिन अगर कोई चीज़ लिमिटेड है, उसको 2 इंसानों ने खाना है तो वो कम पड़ जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जाने पल रही हैं, इसलिए हमें हर जगह पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्रेग्नेंट लेडीज़ में और लैक्टेटिंग वुमेन में। इसीलिए इनका जो है वो, इनकी डाइट का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की हमें बहुत ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ नहीं होता है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन में उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से आगे वो कॉन्सिक्वेंसेस मदर को भी होते हैं और चाइल्ड को भी होते हैं। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको इन चीज़ों का ख्याल नहीं है, तो फिर ऐसा पढ़ने का कोई भी फ़न नहीं है। इफ़ यू सॉ अ प्रेग्नेंट वुमेन जो कि आपको लगता है कोई उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हेल्प कर सकते हैं, कोई लैक्टेटिंग वुमेन है उसको हेल्प कर सकते हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प दोज पीपल। ये सब पढ़ने का यही मतलब है, वरना इसके अलावा ये सब बहुत पहले चीज़ें बोली गई हैं, हमने 20-20 साल पढ़ाई की है, बट वी नेवर, हम ये नॉलेज को कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं। व्हेन एवर यू फील कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, आपको पता है उसको हमेशा रिक्वायरमेंट होगी होगी, तो यू शुड हेल्प दैट पर्सन। उसके अलावा आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये सब लेक्चर जो हैं वो मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, और कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने में अगर कोई कमी रह रही है और आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आज के लेक्चर के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।